Hello everyone. Today we have with us President of ABS Engineering College, Mr. Neeraj Goyal sir, for the video interview, and he'll be sharing his thoughts and views with us today. So please tell us about yourself and ABS Engineering College. हम्म, अंजलि, मैं नीरज गोयल ABS इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रेसिडेंट की भूमिका में हूँ और मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की है 93 में दयालबाग आगरा से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। Okay. और सिंस देन जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की 89 में, तब से मुझे एक गैप लगता था इंजीनियरिंग एजुकेशन में। मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था कितने एस्पिरेंट्स होते थे यहाँ पर और कितने लोग उसमें से इंजीनियरिंग कर पाते थे। देयर वाज ए ह्यूज गैप इन डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस वर वेरी फ्यू और उनमें से कुछ बच्चे ही साउथ जाना अफोर्ड कर पाते थे और बाकी लोग इंजीनियरिंग को एज ए करियर नहीं चुन पाते थे। तो वहाँ से वो गैप हमें हमेशा लगता रहा। और जब 95 में यूपी गवर्नमेंट ने अलाउ किया प्राइवेट इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम को, तो ईयर 99 में वी थॉट कि हम लोग भी कुछ ऐसा शुरू करते हैं। और ईयर 2000 में वी स्टार्टेड विद दिस प्रोजेक्ट लाइक ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। Okay. Sir, when heading an educational institute like ABS Engineering College, it is really important to have a dynamic approach towards students and the faculty members. So, Sure. what are your strategies for this? मैडम देखिए, हमारी जो फिलॉसफी फ्रॉम द डे वन है वो ये है कि आई कुड सी कि एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में गैप है। वो गैप मैं कैसे देखता था? वो गैप मैं इस तरीके से देखता था कि हमारा पूरा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिलीज किसी भी स्टूडेंट को अप्रिशिएट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्कोर, हिज और हर स्कोर इन द एग्जामिनेशन। एक बच्चा 90% स्कोर करता है तो हम उसको बहुत तारीफ करते हैं। एक बच्चा 50% स्कोर करता है, या जिस समय में हम लोग पढ़ते थे तो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न पे बच्चे को इवेलुएट किया जाता था। तो जो एक बच्चा सेकंड डिवीज़न स्कोर करता है उसकी जो एम्बिशंस हैं या जो उसका करियर हो सकता है, शायद हम सेकंड डिवीज़न कह के उसको दबा देते हैं। शायद फैमिली उसके बारे में बड़ा सोचना बंद कर देती है, खुद वो सोचना बंद कर देता है और जो उसकी काबिलियत है वो उसके स्कोर के वजह से दब जाती है ना। तो ये जो गैप मैं देख पाया, और पर्सनली मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सेकंड डिवीजनर है कि उसकी काबिलियत नहीं है कि वो आगे ना बढ़ सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी इस 20 साल की जर्नी में जो देखा है, मेरी ये हमेशा फिलॉसफी रही कि जो बच्चे स्कोर अच्छा नहीं करते हैं उनके अंदर भी काबिलियत है, लेकिन हमारा सिस्टम उनको एक्साइट नहीं कर पा रहा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा बोरिंग है। हमारा जो स्कूल के अंदर जाने वाला बच्चा है वो स्कूल जाने से जी चुराता है। वो पढ़ाई को एक बोझ के रूप में देखता है। उसको लगता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, उसे कोई हिस्ट्री की ब्यूटी एस्टेब्लिश नहीं करता। उसको लगता है कि हमें मुगल हिस्ट्री पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आखिर बाबर कब पैदा हुआ, उससे उसका क्या लेना देना है। तो शायद जो हमने जो सोच के हिस्ट्री को करिकुलम में शामिल किया, दैट वाज वेरी लॉजिकल कि हिस्ट्री हमें पढ़ानी है बच्चों को और दे मस्ट नो इट, बट हम क्लासरूम के अंदर उसकी ब्यूटी एस्टेब्लिश करने में कहीं चूक जाते हैं। सिमिलरली जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो मैथमेटिक्स में टीचर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना सिखा देता है, बजाय इसके कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहाँ काम आएगा ये बताए हुए। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि जो एग्जामिनेशन है उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन नहीं आती। मैथमेटिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो डेफिनेशन क्यों सिखाए? वो सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना सिखाता है। और उसका इफेक्ट क्या होता है? बच्चा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए ये नहीं समझ पाता कि ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ यूज करना है। तो वो जो सब्जेक्ट एक्साइटिंग बनना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस अल्टीमेटली लर्निंग है। लर्निंग एक्साइटिंग क्यों नहीं है? आज आप बच्चे को कहिए कि हम आपको घुड़सवारी सिखाएंगे, आज हम आपको राइफल चलानी सिखाएंगे, तो बच्चे का एक्साइटमेंट किस लेवल का है? और दूसरी तरफ स्कूल के लिए उसका एक्साइटमेंट बहुत कम है।
सिमिलरली अगर अगर आज आप बच्चे को जोधा अकबर पिक्चर दिखाइए या महाराणा प्रताप का सीरियल दिखाइए तो उसका एक्साइटमेंट देखिए। और यही बात बताने के लिए जब हम हिस्ट्री की बुक्स और हिस्ट्री की जो मुंडेन टीचिंग करते हैं तो हम बच्चे को एक्साइट नहीं कर पाते। तो मुझे मेरा पर्सनल बिलीफ था कि कहीं ना कहीं सिस्टम में इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। और अगर सिस्टम बेटर हो, लर्निंग ओरिएंटेड हो, स्कोर ओरिएंटेशन या डिग्री ओरिएंटेड होने की बजाय, तो यही बच्चे जो अपना एक्साइटमेंट शो नहीं कर पा रहे ये वंडरफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं, है ना। तो उसी बिलीफ को ध्यान में रखते हुए मुझे हमेशा लगता रहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि लर्निंग ओरिएंटेड हो, जहाँ पे कि स्टूडेंट को फील आए कि यस ही कैन डू बेटर, जो उसने अपने आप को टैग किया हुआ है वो उस टैग से बाहर आए। तो दिस वाज द फिलॉसफी फॉर आवर टीचिंग कम्युनिटी एज वेल एंड स्टूडेंट एज वेल। और उसमें हमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है और वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ जो हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है, वेदर इट इज यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स और प्लेसमेंट्स और एनी कंपटीशन डन बाय एनी कॉर्पोरेट्स और कोडिंग कंपटीशन और वेदर इट इज एनी प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स जब अच्छा करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दैट इज दी ओनली फिलॉसफी कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़े। और फिर वो इट इज नॉट अबाउट कि वो 4 साल हमारे साथ हैं वहीं पे कॉन्फिडेंस शो करें। एक बार बच्चा अच्छा करता है तो उसका कॉन्फिडेंस हर जगह रिफ्लेक्ट करता है। राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग अपने कॉलेज के अंदर थिएटर को प्रमोट करते हैं। थिएटर इज नथिंग टू डू विद द कोर्स और समथिंग लाइक दैट, बट आई बिलीव कि जो थिएटर है वो आपको एक्सप्रेस करना सिखाता है। और हमने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं अपने कॉलेज के अंदर जो कि एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, और जब उन्होंने थिएटर में कोई परफॉर्मेंस दी और उनको तारीफ मिली, पूरे कैंपस ने उन्हें पहचाना, तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो। इट मीन्स कि व्हेन समबडी गेट्स एप्रिसिएशन तो उनका जो नजरिया है टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट चेंजेस, और वो उनको कॉन्फिडेंस देता है कि जब आप एक चीज में अच्छा कर पा रहे हो जहां से आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है तो आप दूसरी जगह पर क्यों नहीं कर पाओगे। ट्रू सर। तो दिस इज दी फिलॉसफी जिसपे कि स्टूडेंट्स के साथ काम करना चाहिए, वेदर इट इज स्कूल और कॉलेज, कि ताकि हम स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस दे सकें, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। और हर ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं ठीक है दे आर सुपर ब्रिलियंट, बट क्या सोसाइटी को सुपर ब्रिलियंट की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में हर एक के लिए जगह है, इंडस्ट्री में भी सबके लिए जगह है। तो यही अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं और लगातार ये सोचने की कोशिश करते हैं कि जिस स्टूडेंट के लिए जो एरिया है उसी पे उसको आगे बढ़ाया जाए। कुछ स्टूडेंट्स जैसे 3 इडियट्स पिक्चर में अगर आपने देखा हो कि कुछ स्टूडेंट प्रोजेक्ट की बात हो या इस तरह के जो एक तरह से अगर मैं कहना चाहूँ कि हम जब क्लासरूम टीचिंग होती है या जो हमारा यूनिवर्सिटी सिलेबाई है उसके अंदर हम एग्जाम देते हैं और रियल लर्निंग से कई बार दूर हो जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी गेन नहीं कर पाते। जबकि अगर हम देखें कि कोई प्रैक्टिकल कंपटीशन है या कोई मॉडल बनाना है या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, कोई रोबोट बनाना है, कोई यूएवी बनाना है, तो व्हेन यू डू इट ऑफ योर ओन तो आपको इतनी लर्निंग आती है और फिर आप गूगल पे जाते हो, बहुत सारी चीजें सर्च करते हो, आप प्रोफेसर को विजिट करते हो, कोई कॉर्पोरेट को विजिट करते हो, मतलब यू डू लॉट ऑफ होमवर्क एंड लर्न दोज थिंग्स जो कि आपको करिकुलम में नहीं पढ़ाई जाती। तो ऐसा भी देखने में आता है कि जो बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं कर रहे और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इस तरह की जो कार्स बनती हैं, जो कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट लेवल के होते हैं जिनमें कि मल्टी टेरेन व्हीकल्स बन रहे हैं या यूएवीज बन रहे हैं या बहुत सारे तरह के कंपटीशन हैं जिनमें कि आप यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर पर्टिकुलर पर्पस। जैसे डिफेंस के लिए कोई कंपटीशन हुआ, हमारे स्टूडेंट्स ने डीआरडीओ के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया, 2 बार हमारी टीम यूएस गई, 2 बार कोरिया गई, सम यूएवीज कैरी करके, कभी जीते कभी नहीं जीते, बट जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने का मतलब है लर्निंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो भी बच्चे इन्वॉल्व हुए उनकी सक्सेस बहुत ही अलग पैटर्न पे थी, क्योंकि जब जब कॉर्पोरेट्स ने उनका इंटरव्यू लिया तो जिस प्रोडक्ट पे उन्होंने काम किया होता था उस प्रोडक्ट में उनकी नॉलेज इंटरव्यूअर से ज्यादा थी। ओके। है ना? तो पर्सनली मेरा ये बिलीफ है कि हम रियल लाइफ को टारगेट करके अगर काम करते हैं और रियल प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो लर्निंग इंटरेस्टिंग भी होती है। आप थकते नहीं हो, आप रात के 12 बजे भी क्यूरियस होते हो चीजों को जानने के लिए। और जब आप रियल पिक्चर से थोड़े दूर होते हो और रूटीन रूटीन तरीके से चीजों को कर रहे होते हो तो रूटीन चीजें आपको बोरिंग भी होती हैं, वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं और आप वो रियल पिक्चर से थोड़ा दूर होते हो। आप चीजों को क्रैम करने की कोशिश करते हो, आप एग्जाम को फोकस करते हो, आप सोचते हो रट के मैं जाऊं और वो एग्जाम मेरा क्रैक हो जाए, उसके बाद मैं भूल भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं। तो जो ये वाली अप्रोच या कुंजी या जो इस तरह की एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स का जो सिस्टम हमारी कंट्री में एक बना, वो कहीं ना कहीं रियल फील ऑफ एजुकेशन से वो थोड़ा सा गलत ट्रैक पे ले गया। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इस तरह के Right. इसमें काफी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही Right. है। तो Was about to ask this, sir. हाँ, Because recently, National Education Policy has let out a grand vision that how education in India would be like over 50 years. So I want to know your thoughts on this. इसमें अंजलि मेरा थॉट ये है कि मैंने हमेशा से ये देखने की कोशिश की कि जैसे मैं ये देख पाया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये गैप है। बच्चे मन नहीं लगा पाते हैं एजुकेशन में, तो मैंने ये भी देखने की कोशिश की कि वर्ल्ड ओवर कौन से एजुकेशन सिस्टम बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं या कहाँ के बेस्ट सिस्टम है। तो आई कुड फाइंड कि फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है उसी डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल फिनलैंड ने 2016 में अपने हर स्टूडेंट के लिए कोडिंग को मैंडेटरी किया। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरी चीजों को अट्रैक्ट कर रही है कि मतलब स्टूडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी सीखने की तरफ बढ़ाएगी। अभी क्या हो रहा है, बच्चा कह रहा है कि मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, है ना? मैक्सिमम मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है, जबकि जरूरत होगी मल्टी डिसिप्लिनरी की, जरूरत होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं रहेगी और कंप्यूटर साइंस सब लोग पढ़ेंगे, लाइक मैकेनिकल इंजीनियर्स भी कंप्यूटर साइंस, मतलब वो कोडिंग सबके लिए जरूरत है। कंप्यूटर साइंस की जरूरत बैंकिंग सिस्टम के लिए है, हर इंडस्ट्री के लिए है, वो वेदर इट इज अ डॉक्टर और एनीबडी एल्स, कंप्यूटर साइंस की जरूरत शायद सबको पढ़ने वाली है, क्योंकि हर जगह ऑटोमेशन और इस तरह की चीजें आएंगी। तो मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमें उस तरफ लेके जा रही है और हम शायद और अच्छे रिफॉर्म्स बहुत जल्दी देखने को हमें मिलने चाहिए, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जो कोर्सेज है, जो चॉइसेस हैं, वो शायद स्टूडेंट्स को बेटर मिल पाएंगी। एक बच्चे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 2 साल बाद ड्यू टू सम डिफिकल्टी इन देयर फैमिली और एनी रीजन आज की तारीख में अगर वो छोड़ता है तो उसके पास कोई डिग्री नहीं है। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर शायद उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो, है ना? उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले। उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी, जैसे एक 3 इडियट्स पिक्चर में एक इशू था कि एक लड़का फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि साहब तुम्हें इंजीनियरिंग में ही करियर बनाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि फोटोग्राफी में कोई करियर ही नहीं है, है ना? तो या मान लिया कोई बच्चा कहे कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ, तो उसके पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं साहब ये तो हमें सूट नहीं करता। तो पेरेंट्स ने क्या देखा है? पेरेंट्स ने देखा है वो लाइफ जहाँ पे कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की एक रेस्पेक्ट होती थी या वो एक कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि उनका बच्चा करियर में अच्छा कर लेगा, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो केवल यही करे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि क्या फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग साथ साथ नहीं हो सकती? हो सकती, बिल्कुल हो सकती, है ना? तो जरूरत इस चीज की है कि हम अपने पैशन को भी परस्यू करें
और साथ साथ वो चीजें भी करें जिससे कि हम अपने पेरेंट्स को या फैमिली में ग्रेसफुल लिविंग प्रोवाइड कर पाएं, राइट। राइट, तो राइट। मुझे लगता है कि नई पॉलिसी ये सब अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट को देगी। Okay, okay. So how ABS Engineering College is making best efforts to keep pace with fast emerging technologies and to prepare students for the industry as well as for entrepreneurship? अंजलि, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लगातार इस बात को फोकस करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स वेल मोटिवेटेड हों। Okay. जितनी भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं या जो भी चीजें आज की तारीख में इमर्जिंग हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम स्टूडेंट्स को एक्साइट करना चाहते हैं। एक्साइट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम उनको कुछ लेक्चर दें और ये कहें कि साहब आप ये करो, ये करो, ये करो, पुश करें उन्हें। उसकी बजाय हम पुल टेक्निक में बिलीव करते हैं कि वो करियर उन्हें पुल करे। उसके लिए हम कुछ ऐसे सोचते हैं कि कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पहले से मोटिवेटेड हैं, वो कुछ आउट परफॉर्म करें और उनकी परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट्स को पुल करें। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करने के इच्छुक हैं, आईओटी में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वी प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया इन आवर कैंपस, इन आवर लैब, है ना। और उनकी परफॉर्मेंस को हम पूरी तरह से मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग करके एक आउट परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। जैसे इसी साल हमारे 8 लाख एंड अबव के पैकेज पे रिक्रूट होने वाले बच्चों का नंबर 60 हो गया। ओके, ग्रेट। जिनकी पैकेजेस 8 लाख एंड अबव थी। तो नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट है कि हम इसे 120 पे लेके जाएंगे। ओके, ठीक है। तो हमें लगता है कि एक बार जब बच्चे अचीव करने लगते हैं, सपोज हमारे बच्चे अमेज़न में 25 लाख 27 लाख के पैकेज पे सेलेक्ट हुए हैं, तो जो उनके जूनियर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हमारे सीनियर कर पाए तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, वो क्रैक कर पाए तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है और फिर हमारी हैंड होल्डिंग वहां पे आ जाती है कि हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म या वो उस तरह की ट्रेनिंग दे पाए जिसकी कि उन्हें जरूरत है। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी सिलेबस पे केवल फोकस करते हैं तो शायद हम वो उतना पेस पे नहीं चल पाते जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो वी ट्राई टू मेक सम एफर्ट्स अदर देन यूनिवर्सिटी सिलेबाई सो दैट कि हम ये जो निश एरियाज हैं उनमें कुछ आउट परफॉर्मेंस दिखा सकें। So any insights into how your college could be more welcoming to the students of different races and backgrounds? अंजलि, नॉर्मली हमारे कॉलेज में क्योंकि यूपी की जो स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी काउंसलिंग से ही एडमिशन होते हैं और काउंसलिंग से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एंटायर यूपी से और ईस्ट यूपी से बच्चा ज्यादा आता है, जो कि कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, पूरी स्टेट से हमें बच्चा मिलता है और वो डिफरेंट कास्ट का बच्चा मिलता है। और जो कॉलेज की लोकेशन है वो एनसीआर में होने के चलते, दिल्ली से वेल कनेक्टेड होने के चलते हमें एनसीआर का भी बच्चा काफी ऑप्ट करता है। ओके। और उसमें डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं और यही एक एजुकेशन सिस्टम की ब्यूटी है कि उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप के बच्चे हों, क्योंकि मेरा ऐसा भी बिलीफ है कि जो लर्निंग है ना वो क्लासरूम से एंटायरली क्लासरूम से लर्निंग है ऐसा नहीं। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो बेटर हो जाती हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में आपको उस तरह की स्किल्स भी चाहिए। आप केवल किताबी कीड़ा बन के बहुत अच्छा आप नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। आपको लाइफ को टोटलिटी में देखना है तो आप बहुत अच्छे पैकेज से आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं बन जाती है। रादर आप सोशली बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं और आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सीख गए हैं तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आप अपने दोस्तों से कनेक्टेड हैं, आप लाइफ को अच्छे जिंदा दिली से जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें हॉस्टल लिविंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और आप अपने पीयर्स से बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस सीखते भी हैं कई बार।
क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीके के एम करते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट कुमुदिनी त्यागी, जो कि नेवी में सेलेक्ट हुई, आपको पता होगा, जो कुमुदिनी त्यागी Okay. अभी रिसेंटली सेलेक्ट हुई है नेवी में, जो कि फर्स्ट विमेन पायलट ऑफ नेवी होंगी। तो शी इज आवर स्टूडेंट, 2017 पास आउट। देवर नॉर्मल स्टूडेंट्स, और मान लिया गर्ल्स स्टूडेंट्स नेवी की तरफ जा रही हैं, तो हमारे कॉलेज में जो बच्चे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए हम अलग प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो इंटरनेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग हम उस तरीके से कर रहे हैं। तो हम कुछ इस तरह का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे का जिस तरीके का टेस्ट है, जहाँ ग्रोथ हो सकती है, वहां पे हमें उसे ग्रोथ देनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, सर्टेनली उन्हें जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमें लगता है कि हमारी कंट्री में लोग एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत डरते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करते हैं और उसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। बट रिसेंटली कुछ ईयर्स में ऐसा हुआ है कि जो स्टार्टअप्स रहीं, जिस भी तरह की स्टार्टअप्स लोगों ने देखी, चाहे वो चायोस जैसी कंपनी रही हो, आईटी स्टूडेंट ने चाय की कंपनी को इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया, तो दैट इज वेरी एक्साइटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। और हम लोगों ने उसके लिए एक स्पेशल सेल बनाई हुई है, एक स्पेशल एरिया बनाया हुआ है, उसमें हमें गवर्नमेंट से काफी फंडिंग भी मिली हुई है, तो हम उसको भी काफी प्रमोट करना चाहते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम एक बच्चे को कामयाब बना रहे हैं, तो हम एक तरह से कल के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो वो एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस है, एक डिफरेंट लेवल की अचीवमेंट है। और अगर स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं तो दैट इज समथिंग इनक्रेडिबल। ओके, ग्रेट सर। तो वो हम लोग कर रहे हैं। Okay. Sir, the education sector is gradually moving towards digital age since this whole situation has become, this whole lockdown and everything has become. So how ABS Engineering College is taking measures for the students? Are you taking online classes on regular basis, or if the classes has been offline classes has been started? नहीं, अभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो पूरे पेंडेमिक में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की हैं, और यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ब्लेंडेड मॉडल इमर्ज होंगे, राइट, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी और ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी। और इसका एक बेटर एस्पेक्ट देख रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले, हमारे पास सपोज 4 टीचर हैं, तो हो सकता है कि उसमें एक टीचर बहुत बेहतरीन हो, एक एवरेज हो, और एक बहुत अच्छा ना पढ़ाते हो। तो जो ये इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमें हेल्प करेंगे कि हम जो किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में बेहतरीन हैं, उसको हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। रिकॉर्डेड लेक्चर या ऑनलाइन मेथोडोलॉजी से हमारी बढ़ती है, और एवरीबॉडी शुड टेक बेनिफिट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी अगर हमें ब्लेंडेड लर्निंग की कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे, अभी तो कोविड के चलते हमारे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आने वाले समय में भी अगर ब्लेंडेड लर्निंग चलती है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके सर, व्हाट डू यू थिंक द प्रायोरिटी फॉर ABS इंजीनियरिंग कॉलेज विल बी ओवर नेक्स्ट 10 years? अगेन हमारी जो अप्रोच है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो इट वुड बी 100% ऑर्गेनिक। हम लोग एडवर्टीजमेंट में बिलीव नहीं करते। हमें लगता है कि जो हम स्टूडेंट्स के साथ काम करेंगे, हम जेन्युइन काम करेंगे, तो हमारे स्टूडेंट फील करेंगे, और वही हमारी पब्लिसिटी है, वही हमारी ग्रोथ है। अगर हम स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो हम अच्छे हैं। अगर हम वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे, केवल डिग्री दे रहे हैं, तो हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसी को मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कहता हूँ। तो वील बी ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक रहने की कोशिश करेंगे, वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, और टाइम के साथ जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आएंगी उन पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देके डेवलप करने की कोशिश करेंगे।
Okay. Sir, with the competition so high, how do you guide your students to survive in this competitive scenario? अगेन हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स को भी, और खुद भी ये फील करते हैं कि जब जब आप लर्निंग ओरिएंटेशन में रहते हैं तो आप उस फियर से बाहर आ जाते हैं। ये फियर आपको तभी होता है जब आपके पास डिग्री होती है और लर्निंग नहीं होती है। तो अगर आप रियल लर्निंग के क्लोज हैं तो आपको वो फियर परेशान नहीं करता, क्योंकि मार्केट में आज भी जगह है, करने वालों की कमी है। रादर मैं यही कहूँगा, लास्ट ईयर हमारा बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट फिगर्स रही, और हम लोग एक और चीज करते हैं, अगेन वही ऑर्गेनिक वाली बात पे मैं आऊंगा। हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्लेसमेंट डाटा को बहुत ट्रांसपेरेंट रखते हैं। हम लोग एक प्रिंट करते हैं, लास्ट ईयर भी हमने प्रिंट की, इस साल भी प्रिंट की, और उसमें हम स्टूडेंट्स का डेटा उसके अंदर डालते हैं कि किस ब्रांच के बच्चे ने, बच्चे का नाम, रोल नंबर, कौन सी में सेलेक्ट हुआ, किस पैकेज पे सेलेक्ट हुआ, ये डाटा तैयार करते हैं, और वो हमारा किसी भी स्टूडेंट के लिए वो अवेलेबल रहता है। तो वो स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस देता है कि यस आई कैन डू इट, हम इन कंपनीज में जा सकते हैं, हमारे सीनियर गए हैं तो हम भी जा सकते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखते हुए बच्चे जब स्टार्टिंग से चीजें करनी शुरू कर देते हैं या लर्निंग ओरिएंटेशन में रहते हैं तो वो उस फियर से बाहर आ जाते हैं। वो फियर तभी आता है जब आप केवल स्कोर करते हो। Okay. Sir, any suggestion you would like to give to the youth and aspiring students who want to take admission in ABES Engineering College, who are looking to take admission? हाँ, तो अगेन मैं यही बात कहूँगा कि जो बच्चे लर्निंग ओरिएंटेशन से कन्विंस्ड हैं कि हमारा सिस्टम स्कोरिंग ओरिएंटेड है और हमें लर्निंग ओरिएंटेशन की तरफ जाना है, तो ABS EC would be the place for that. Okay, great, sir. So thank you so much for giving your valuable time for this video interview. And through your thoughts and views, students will be able to know more about ABES Engineering College. Thank you so much, sir. Thank you.